ये है पहाड़ों का वो डरावना सच जिसे जानना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अभी हाल फिलहाल में ट्रैकिंग प्लान कर रहे हैं। तो इस कहानी में 4 किरदार है, अविनाश, कुणाल, मुकुल और आदित्य। चारों ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे और ऑफिस की थकान से थककर वो लोग सोचते हैं कि किसी शांत और कम भीड़ वाली जगह पर ट्रैकिंग या फिर कैंपिंग के लिए जाया जाए। तो कुणाल उनको हिमाचल प्रदेश की बैरेट वैली सजेस्ट करता है। ये वैली हिमाचल प्रदेश की उन खूबसूरत वैलीज में से है जो पूरी तरह से देवदार के घने पेड़ों से ढकी हुई है। सुबह के वक्त ये वैली जितनी ज्यादा शांत और खूबसूरत हो जाती है, रात में ये उतनी ही ज्यादा डरावनी हो जाती है। चारों दोस्त ये बात जानते हुए भी यहाँ जाने का प्लान फिक्स करते हैं। ये वैली दिल्ली से लगभग 500 से 600 किलोमीटर दूर है, यानी कि 12 से 14 घंटे। चारों दोस्त शनिवार की सुबह आदित्य की गाड़ी से इस वैली के लिए निकल पड़ते हैं। लगभग 50 किलोमीटर बाद यानी कि मूर्थल पर वो लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं लंच करने के लिए। लंच करके वापस हंसते मुस्कुराते सफर बहुत अच्छा बीत रहा होता है। मुकुल अब कहता है कि भाई जब तक हिमाचल ना आए ना तब तक गाड़ी मत रोकियो, लेकिन किसी को क्या पता था कि जैसे ही वो करनाल एंटर होंगे उनकी गाड़ी का फ्यूल कम हो जाएगा। तो आदित्य एक पेट्रोल पंप देखता है और वहां पर गाड़ी लगा देता है। अविनाश को फोटोग्राफी का काफी शौक था, तो वो मुकुल और कुणाल से कहता है कि जब तक आदित्य गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा है क्यों ना हम लोग फोटोज वगैरह क्लिक कर ले। लेकिन तभी कुणाल की नजर एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ पर जाती है और वहां वो कुछ अजीब देखता है। पीपल के पेड़ के नीचे एक लाल कलर का कपड़ा बिछा हुआ होता है जिसके ऊपर एक कटा हुआ नींबू, लाल चूड़ियां, सिंदूर, उड़द की दाल, एक कटा हुआ सेब और सबसे अजीब चीज उस पर रखी हुई एक काले कलर की गुड़िया, जो कि उन्हें समझ भी नहीं आ रही थी कि आटे से बनी है या फिर कपड़े से। लेकिन जो उसका चेहरा था वो बहुत ही ज्यादा उदास था। ये देख करके कुणाल और मुकुल पीछे हो जाते हैं, लेकिन अविनाश इन चीजों पर भरोसा नहीं करता था और वो उसको एकटक देखने लग जाता है और हंसने लग जाता है। ये देख करके कुणाल और मुकुल उसको समझाते हैं कि भाई साइड हो जा, इसको इग्नोर कर। इतने में आदित्य भी अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और आदित्य भी देखने लग जाता है। आदित्य भी उसको यही समझाता है कि भाई छोड़ यार, पूजा पाठ और टोना टोटका जैसी चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सुनते ही अविनाश और तेज हंस देता है और कहता है यार तुम लोग 21वीं सदी के होकर के भी ऐसी चीजों पर भरोसा करते हो। और उसके बाद वो उस कपड़े पर रखी उस काली गुड़िया को लात मार देता है और यही चीज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। ये कह करके वो हंसता हुआ गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। तीनों दोस्त भी इस बात को ज्यादा ध्यान में नहीं लेते और भूलने की कोशिश करते हैं। रात के लगभग 8 बज जाते हैं और तब वो हिमाचल की सीमा में एंटर करते हैं। अब हल्की हल्की सी ठंड पड़ने लग जाती है, तो चारों अपनी अपनी पतली पतली जैकेट निकाल करके पहन लेते हैं। लेकिन अविनाश का बिहेवियर अब उन लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। वो अविनाश जो पूरे रास्ते हंसी मजाक कर रहा था, एक दूसरे की फोटोग्राफी कर रहा था, वो बिल्कुल ही शांत बैठा हुआ था। धीरे धीरे अविनाश का बिहेवियर और चेंज होने लगता है। वो छोटी छोटी सी बातों पर चिढ़ने लग जाता है और मुकुल से बिना मतलब ही बहस करने लग जाता है। मुकुल उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और आंख बंद करके सोने की एक्टिंग करता है, लेकिन अविनाश को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी ही थी। वो अचानक से ही आदित्य पर बहुत जोर से चीख पड़ता है कि अबे साले गाड़ी रोक, मुझे भूख लग रही है। और ये सुनकर के कुणाल को भी अजीब लगता है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि यार भूख तो हमें भी लग रही है, कोई फूड स्पॉट आएगा तो गाड़ी रोक देंगे। लेकिन ये बात आदित्य को कहीं ना कहीं चुभ जाती है, क्योंकि जो इंसान दोपहर से लेकर रात तक कॉन्स्टेंटली ड्राइव कर रहा है, उसके बाद उसके दोस्त का ये बिहेवियर हर किसी इंसान को बुरा लगेगा। आदित्य गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और पास ही में एक ढाबा मिलता है, वहां पर वो गाड़ी को रोक देता है। ढाबे में एंटर होने के बाद चारों दोस्त अपनी अपनी पसंद का कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देते हैं। जैसे ही खाना टेबल पर आता है, अविनाश अपने खाने पर बिल्कुल जानवरों की तरह टूट पड़ता है। ये देख करके उसके तीनों दोस्त भी हैरान हो जाते हैं कि इसको आखिर हो क्या रहा है, ये तो ऐसे कभी भी बिहेव नहीं करता। और अपना खाना वो मुश्किल से 5 या 6 मिनट के अंदर फिनिश कर देता है। अपना खाना फिनिश करते ही वो मुकुल का खाना खाने लगता है, उसके बाद कुणाल का, उसके बाद आदित्य का। ये देखकर कुणाल उसको कहता है भाई तुझे क्या हुआ है, ऐसे कैसे खा रहा है तू? वो कहता है पता नहीं यार, बस बहुत भूख लग रही है यार, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आदित्य उसको कहता है और भूख लगी है तो और कुछ ऑर्डर कर दे या फिर पैक करवा ले, पर कम से कम तमीज़ से तो खा। पर अविनाश उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था और बस वो लगातार खाना खाए जा रहा था। अब वैली का डिस्टेंस केवल 65 किलोमीटर बचा था और बड़े बड़े देवदार के पेड़ आने शुरू हो गए थे। अंधेरा और ज़्यादा काला और गहरा हो गया था और ठंड और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। गाड़ी के शीशों पर कोहरा जमने लगा था और ऐसे में उन लोगों को चाय पीने का मन हो जाता है।
लेकिन उस सुनसान रास्ते पर उन्हें कोई टी स्टॉल नज़र नहीं आता। लेकिन जब वो 10 बजे के करीब घटासनी एंटर करते हैं तो उन्हें एक छोटी सी चाय की टपरी नज़र आती है जिस पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती है। बूढ़ी अम्मा के बहुत लंबे सफ़ेद खुले बाल थे और काली चमकदार आंखें जो कि उस अंधेरी रोशनी में भी चमक रही थी। वो गाड़ी साइड में लगाते हैं और अम्मा के पास चाय का ऑर्डर देने जाते हैं, लेकिन अम्मा उस वक्त एक बात कहती है। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखती है और कहती है कि आप लोग आ गए, मुझे आप ही का इंतज़ार था। और ये बात चारों को थोड़ी अजीब लगती है, पर वो लोग इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते क्योंकि बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो प्यार से कुछ भी बोल देते हैं और चारों ही चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन अम्मा जो थी वो चाय बनाते बनाते कॉन्स्टेंटली अविनाश की तरफ बहुत अजीब तरह से देख रही थी, बिना पलकों को झपकाए और एक चेहरे पर डरावनी सी मुस्कान लिए। ये देख करके अविनाश को बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है और वो खड़े होकर के इधर उधर नज़ारों को देखने की कोशिश करता है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। आदित्य, कुणाल और मुकुल तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अविनाश उनके बीच से उठ करके इधर उधर टहलने लग जाता है और अचानक ही उसके जूते के नीचे कुछ बड़ी सी चीज़ आती है, जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर हो। वो जैसे ही अपना जूता उठा करके देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके जूते के नीचे वही डरावनी गुड़िया थी जिसको उसने लात मारी थी। पर एक चीज़ थी जो अलग थी। जब उसने उस गुड़िया को लात मारी थी तब उस गुड़िया का चेहरा बिल्कुल उदास था, लेकिन अब वो उसको देख करके मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो टपरी वाली अम्मा। इतने में चाय भी बनकर रेडी हो जाती है और अम्मा उन तीनों को चाय देती है और फिर अविनाश को देने जाती है। जैसे ही वो अविनाश को चाय का कुल्हड़ पकड़ाती है वो उसके कान में फुसफुसाती है, तुम मुझे छोड़ आए थे ना, लो मैं खुद आ गई। और अविनाश के हाथ से वो चाय का कुल्हड़ छूट जाता है। अब अविनाश घबराते हुए गाड़ी की तरफ दौड़ता है और तीनों दोस्तों को आवाज़ लगाता है कि अरे जल्दी आओ ना, यहीं रहना है क्या तुम्हें। ये सुनकर तीनों दोस्त फटाफट अपनी चाय ख़त्म करते हैं और गाड़ी में आकर बैठते हैं। लेकिन एक चीज़ थी जो अब तक नहीं बदली थी, उस अम्मा की मुस्कान। वो अभी भी अविनाश को वैसे ही बिना पलक झपकाए दूर से ही घूर घूर कर मुस्कुराते हुए देख रही थी। अब रास्ता और भी डरावना होना शुरू हो जाता है। पतली पतली घुमावदार सड़कें, काला अंधेरा और पूरे उस अंधेरे रास्ते पर एक अकेली उनकी गाड़ी और उनकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी बस। ड्राइव करते करते आदित्य को अब गाड़ी के रियर व्यू में कुछ अजीब दिखता है। उसे लगता है कि गाड़ी में हम 4 लोग नहीं 5 लोग हैं, क्योंकि कुणाल उसके साइड में बैठा था और पीछे वाली सीट पर अविनाश और मुकुल थे जिनके बीच में एक स्पेस था। लेकिन अब उनके बीच में एक काला सा साया नजर आ रहा था। वो जैसे ही पलटकर देखता है वो काला साया गायब हो जाता है। फिर वो दोबारा शीशे में देखता है, वो काला साया वहीं होता है। वो ऐसा 2 बार करता है। वो 2 बार पलट कर देखता है, लेकिन हर बार उसको शीशे में जो चीज़ दिख रही थी वो पीछे मुड़ने पर नहीं दिख रही थी। वो अपने आप को समझाता है कि शायद सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ और नींद की वजह से ऐसा हो सकता है, और वो इस चीज़ को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ देर बाद कुछ ऐसा होता है जो चारों को हिलाकर रख देता है। अचानक से गाड़ी की डिग्गी में से बहुत ज़ोर से धम धम की आवाज़ आने लग जाती है, जैसे कि कोई गाड़ी के पीछे बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ पीट रहा हो। उन्हें लगता है शायद कोई जानवर पीछे पड़ गया है और वो गाड़ी को नोचने की कोशिश कर रहा है। आदित्य डर के मारे गाड़ी की स्पीड तेज़ कर देता है। उसको लगता है शायद कोई जानवर होगा तो पीछे छूट जाएगा, लेकिन इससे चीज़ और ख़राब हो जाती है। जैसे ही वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है वो धम धम की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है। अचानक ही आदित्य बहुत ज़ोर से गाड़ी के ब्रेक मारता है और चारों ओर सन्नाटा हो जाता है। वो धम धम की आवाज़ बिल्कुल ही गायब हो जाती है और चारों दोस्त गाड़ी से उतरकर चेक करने लगते हैं कि आखिर पीछे क्या था। लेकिन डिग्गी के ऊपर ना कोई निशान होता है, ना कोई स्क्रैच होता है, कुछ भी नहीं। और जैसे ही आदित्य गाड़ी की डिग्गी खोलता है सबका लगेज भी सही सलामत पड़ा होता है। लेकिन एक चीज़ देख करके वो हैरान हो जाता है, अविनाश के लगेज के ऊपर वही काली गुड़िया पड़ी थी जिस पर अविनाश ने लात मारी थी। आदित्य ये देख करके बहुत गुस्सा हो जाता है। उसको लगता है ये पक्का अविनाश ही उठा ले आया है, और वो गुस्से में तेज से अविनाश को आवाज़ लगाता है कि तू पागल वागल है क्या, तू ये क्यों उठा ले आया। लेकिन अविनाश उनके साइड में नहीं होता और अचानक ही उनको रोने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई औरत रो रही है। जैसे ही मुकुल पलट कर देखता है, अविनाश उनके पीछे घुटने के बल बैठा होता है, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर, यानी कि चेहरे को ढककर, और बहुत ज़ोर ज़ोर से औरत की आवाज़ में रो रहा होता है। तीनों दोस्त ये देख करके बहुत घबरा जाते हैं। मुकुल उसको आवाज़ लगाता है कि भाई क्या हुआ, तू ठीक है ना।
और अचानक से अविनाश उसी औरत की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, इतनी ज़ोर से कि वहाँ का पूरा सन्नाटा गूंजने लग जाता है। ये देखने के बाद कुणाल उस पर चिल्ला पड़ता है कि अबे चुपचाप से खड़ा हो, गाड़ी के अंदर बैठ, ये कोई मजाक करने की जगह नहीं है। अब अविनाश एकदम शांत हो जाता है और तीनों दोस्तों को घूरने लग जाता है और वो उन्हें घूर ही रहा होता है कि अचानक वो अपने ही हाथों को अपने गले पर ले जाता है और अपना गला दबाने लगता है, वो भी इतनी बुरी तरह जैसे कि वो अपनी ही जान ले लेगा। तीनों दोस्त पूरी कोशिश करते हैं उसका हाथ छुड़वाने की, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई थी कि वो बिल्कुल ही अपनी गर्दन को छोड़ने को राज़ी नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अभी अपनी जान ले लेगा। ये देख करके आदित्य फटाफट से अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ता है। उसकी गाड़ी में एक रुद्राक्ष माला रखी होती है और वो उस रुद्राक्ष माला को लाकर अविनाश के माथे पर लगाता है और अविनाश अचानक ही बेहोश हो जाता है। कुणाल अविनाश के चेहरे पर पानी की छींटे मारता है और थोड़ी देर में अविनाश भी होश में आ जाता है। उसके होश में आते ही वो उससे उस गुड़िया के बारे में पूछते हैं कि ये गुड़िया गाड़ी में कहाँ से आई, और ये देख कर के अविनाश और ज़्यादा डर जाता है और तब वो उन्हें बताता है कि मुझे ये गुड़िया अभी अभी कुछ घंटे पहले चाय की टपरी पर भी दिखी थी। और अब उन्हें समझ आता है कि वो किसी भयानक चीज़ के झांसे में फंस चुके हैं और वो चारों के चारों चुपचाप जा कर के गाड़ी में बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं अविनाश को अचानक से पूरे शरीर में एक अजीब सी जलन फील होने लगती है। मुकुल वगैरह उसकी हेल्प करते हैं उसका जैकेट वगैरह निकालने में, और जैसे ही वो देखते हैं उसकी पीठ के पीछे बहुत ही बुरी तरह से नोचने के निशान थे, जैसे कि उसे किसी जानवर ने नोचा हो। उसकी पूरी गर्दन, उसकी पीठ लहूलुहान हो रखी थी। और ये देखकर आदित्य पास में कोई हॉस्पिटल ढूंढने की कोशिश करता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो पाती, वो बिल्कुल बंद हो जाती है। अब वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनके पास भगवान को याद करने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम मुसीबत के वक्त सच्चे मन से भगवान जी को याद करते हैं तो भगवान जी कोई ना कोई मदद भेज ही देते हैं। बिल्कुल वैसा ही उन दोस्तों के साथ होता है। लगभग आधे घंटे इंतज़ार के बाद उन्हें ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट महसूस होती है और चारों के मन में एक उम्मीद की किरण जागती है और चारों के चारों गाड़ी से हाथ बाहर निकाल करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और ट्रैक्टर वाले भैया रुक जाते हैं और दौड़ करके उनके पास आते हैं। वो चारों दोस्त मिल करके उनको सारी बातें बताते हैं। उसके बाद वो ट्रैक्टर वाले भैया उन्हें कहते हैं कि मैं यही पास के गांव में रहता हूं और मैं आपकी मदद करवा सकता हूं। मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूं जो इस चीज़ का तोड़ जानते हैं। फिर वो उन चारों को अपने ट्रैक्टर में बिठाते हैं और अपने ट्रैक्टर की चेन से उनकी गाड़ी को पीछे बांध देते हैं। गांव में रहने वाले बाबा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। वो एक तरह से अपने गांव की बुरी आत्माओं से रक्षा कर रहे थे और वो अविनाश का चेहरा देखते ही पहचान जाते हैं कि इसके ऊपर एक काला साया मंडरा रहा है। बाबा अविनाश के लिए एक अनुष्ठान करते हैं और झाड़ फूंक करके उसको उस काले साए से बचाते हैं और चारों दोस्तों को आशीर्वाद देते हैं कि वो सही सलामत अपने घर पहुँचे। और साथ ही में उनको एक सलाह देते हैं कि आज के बाद कोई भी टोना टोटका या काला जादू कहीं भी पड़ा दिखे तो उसको नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस इंसान ने किस मकसद से रखी है और उसको लात मारना या छेड़ना या उसका मजाक बनाना एक तरह से उस टोटके का तौहीन करना है। तो आज के बाद ऐसा कुछ भी ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी स्टोरी इस मेल आईडी पर शेयर करें। तब तक के लिए बाय।